की तैयारी कर रहे हैं तो करियरवेल पर करें आईएएस प्रीलिम्स 2025 सीसेट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 12 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरवेल ऐप। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आए, आप सभी का हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को यहां देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना अच्छा लगा। ठीक है, मैं क्लास के अंदर देख पा रहा हूँ अवंतिका मिश्रा, धीरेन्द्र, दीपक, मनीष दयाल, राहुल, पुष्पेंद्र यादव, पुष्पा यादव, हीना, अक्षिता, दीपक, आकांक्षा, दीपांशी, प्रियांशी, शुभम, विकास, विवेक, विशाली। ठीक है, चलो मैं ठीक हूं, आप बताओ कैसे हो मलिक? आपके लिए तो विशेष आगमन के बारे में। ठीक है, चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। आज हिना मलिक का बर्थडे है, आपको आपके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारे दूसरे मलिक साहब हैं, कैसे हो आप? ठीक है, निहारिका सिंह, खुशी, ये कौन है? प्रिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। वेलकम, वड़क्कम है। वड़क्कम अन्ना। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे हो आप? सब बढ़िया चल रहा है? खुल के खेल रहे हो? बढ़िया। आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हुई? नहीं यार, अभी ठीक नहीं हुई, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें समय लगेगा थोड़ा सा। हाँ, बट हाँ, क्लासेस वगैरह आपकी रेगुलर हो जाएंगी अब से, उसमें टाइम लगेगा। लास्ट क्लास में हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, उस टॉपिक से अब हम आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट क्लास में हम इनके बारे में बात कर चुके थे, जितनी भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हम उनको कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 5 के बारे में। चलिए, संविधान के भाग 5 के बारे में हम बात करते हैं। तो हेडिंग डालिए हेडिंग डालिए, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पुट द हेडिंग पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूनिया साहब कैसे हैं आप? पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 5। राम राम भाई, क्या हाल है? सही चल रहा है काम? चलो पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। ओके सिंह साहब, ओके। पार्ट 5 के अंदर आप देखते हैं रूल इन सेंटर। बड़े ध्यानपूर्वक इस चीज को समझते हैं। दरअसल इसका मतलब होता है केंद्र में शासन। ठीक है, चलिए, केंद्र में शासन आप यहां पर देखते हैं। रितिका का भी बर्थडे आज। रितिका, आपको भी जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्र में शासन। ठीक है, चलिए। सर 51 का के रह गया है। अच्छा, 51 का के रह गया है। ओके, 51 का आई हो गया था, जे एच आई हो गया था, के रह गया है। ठीक है, के रह गया 51 का। लो यार, के लिख लो। भूकंप आया था क्या अभी? मुझे लगा अभी। अच्छा 51 का के देख लीजिए। 51 फर्स्ट का के भाई, छोटा सा एक आर्टिकल है, ये देख लो बस एक। स्मॉल के है बेसिकली। यह है शिक्षा का कर्तव्य। शिक्षा का कर्तव्य, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, चलो। आप ही को बोल रहे हैं, कौन है? आप ही को बता रहे हैं। तो मैंने बताया शिक्षा का कर्तव्य, दैट इज ड्यूटी ऑफ एजुकेशन। शुरुआती तौर पर यह यहां पर शामिल नहीं था। ठीक है, शुरुआती तौर पर यह यहां पर शामिल नहीं था, लेकिन 88वें संविधान संशोधन, 86th संशोधन 2002 के द्वारा इसको एड ऑन किया गया है। ये एड ऑन है, एड ऑन मतलब बाद में इसको ऐड किया गया। इसमें है क्या कि अगर आपके छात्र हैं, अगर हम देखें यहां पर, या फिर अगर आपके विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे हैं, उनको पढ़ाना आपका कर्तव्य होगा। तो 6 से 14 वर्ष आयु के 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को
निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिलाना, अनिवार्य शिक्षा दिलाना, अनिवार्य शिक्षा दिलाना, अनिवार्य शिक्षा दिलाना, माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है। ये क्या भाई? ये है माता पिता का मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलो अब बात को बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, इसका मतलब है फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन, फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन, एजुकेशन टू चाइल्ड ऑफ एज 6 and 14। तो ये है भाई, इसके बारे में यहां पर शिक्षा के कर्तव्य में बात की जा रही है। तो सारे के सारे अमेंडमेंट एक साथ करा देना, बिल्कुल सारे के सारे अमेंडमेंट आपको एक साथ कराए जाएंगे। यहां पर तो मैं आपको बहुत नॉर्मल बातें जो है यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, चलो शर्मा जी, आपको कैसे पता? आप यहां थोड़ी रहते हैं, आप दिल्ली से थोड़ी हैं शर्मा जी। प्रीत बहुत दिन बाद दिखाई दिए, कहां थे? क्या हाल है सचिन? राम राम भाई, राम राम। सर डीपीएस पे, अरे भाई डीपीएस पे कैसे हो जाएगा? डीपीएस पे आर्टिकल 45 में है, डीपीएस पे आर्टिकल 45 में है केशव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अच्छा यादव जी, स्टार्ट करें हम आगे संविधान के भाग 5 को। अरे सिंह साहब कैसी बात कर रहे हैं? ओके, गुड आफ्टरनून। तो हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बेसिकली यहां बात कर रहे हैं रूल इन सेंटर, केंद्र में शासन के बारे में। उसको हमने देख लिया, अब यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो रूल इन सेंटर का मतलब क्या होता है? देखो भारत इतना बड़ी एंटाइटी है, यहां सेंटर है, सेंटर के अंदर स्टेट है, और भी बहुत बहुत चीजें अलग अलग आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहीं पर आपको रूल इन सेंटर के अंदर एक स्पेसिफिक चीज देखने को मिलती है कि इसके लिए आर्टिकल कौन से होते हैं। देखो आर्टिकल्स की ही अगर मैं बात कर लूं तो आर्टिकल 52 से लेके 151 आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो 52 से लेके 151 आर्टिकल आपको यहां देखने को मिलेंगे, तो उसके अंदर ही आप समझेंगे कि जहां पर भी रूल आएगा, कभी भी अगर रूल की बात कर दी जाए कि भाई कानून की बात की जा रही है, रूल की बात की जा रही है, तो रूल के बारे में आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। 3 हिस्से हैं, कार्यकारी, विधायी, कार्यकारी, विधायी और न्यायपालिका और न्यायिक, न्यायपालिका। तो ये होते हैं इसके हिस्से। तो इन हिस्सों के अंदर इसको जो है रखना ही पड़ता है, उसको समझिए। अब इसमें कार्यकारी की बात करता हूं तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, और न्यायपालिका को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली दैट इज जुडिशियरी। तो इस प्रकार से आपको ये देखने को पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, आप ही को बोलते हैं। अब कार्यकारी की बात करते हैं यहां पर 52 से 151, तो 52 से 78 यहां हो जाएगा, 79 से 122 यहां हो जाएगा, कुछ पुस्तकों में यह 123 भी दे रखा है। जुडिशरी हो जाएगा आपका 124 से लेके 147। इसके पश्चात जो पूरा मैटर है वो किस प्रकार से चलता है कि भाई 148 से 151 आपको देखने को मिलता है, 148 से लेके 151 आपको देखने को मिलता है। और ये कहां देखने को मिलता है? कैग के लिए देखने को मिलता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। इसको बोलते हैं लोक लेखा, लोक लेखा, इसको बोलते हैं लोक लेखा, जो सरकार के खर्चों का निरूपण करता है। ठीक है, अब इसमें एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? सर जी कानून को लागू करना, इसका काम होता है कानून लागू करना, कानून लागू, लॉ इंपोज करना इसका काम होता है। विधायी का काम होता है कानून बनाना, लॉ मेकिंग, इसका काम होता है कानून बनाना, कानून बनाना इसका काम होता है। और जो यहां पर आपको देखने को मिलता है ना न्यायपालिका, इसका काम होता है कानून का संरक्षण, कानून का संरक्षण या विवरण, का संरक्षण या विवरण, कानून का विवरण देना। ठीक है,
पूछा जाता है कि कानून का विवरण आप कैसे देते हैं, तो इसको बोलते हैं लॉ कंजर्वेशन और एब्जुडिकेशन। यहां है लॉ का कंजर्वेशन है, या तो आप कह लीजिए कि लॉ कंजर्वेशन है, या इसको आप कह सकते हैं एब्जुडिकेशन है। एब्जुडिकेशन है, लॉ का कंजर्वेशन है या एब्जुडिकेशन है, वो आपको यहां देखने को मिलता है। ठीक है सर, 123 आर्टिकल क्यों गायब है? कुछ किताबें ऐसी हैं जो आर्टिकल 123 को एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन करती हैं। ठीक है, आर्टिकल 123 जो है, बहुत सारी किताबें इसको यहां ज्वाइन कर देती हैं। ठीक है, यहां पर बहुत सारी किताबें इसको यहां पर भी ज्वाइन कर लेती हैं, तो अलग अलग इसका टर्म है, इस वजह से मैं यहां नहीं लिखवा रहा हूं, समझाऊंगा मैं इसमें। इसमें राष्ट्रपति का अध्यादेश है, तो वो दोनों ही जगह मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए, या दोनों ही पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। तो अब इसके अंदर जो भी पद होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं, ठीक है, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है? देखो, एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, और प्रेसिडेंट के लिए जो आर्टिकल होता है वो होता है 52 से 62। फिर होता है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यहां आर्टिकल आपको देखने को मिलता है 63 से 71। उसके बाद देखने को मिलता है पीएम और उसकी काउंसिल, पीएम हो या उसकी काउंसिल हो, ये इसमें आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 74, 75, 78, सारी चीजें। फिर देखने को मिलता है अटॉर्नी यानी महान्यायवादी, अटॉर्नी यानी कि महान्यायवादी, महान्यायवादी। और अटॉर्नी में आपको देखने को मिलता है बेसिकली आर्टिकल 76, है ना। बाकी बची हुए जो आर्टिकल है वो मिसलेनियस है, बट इसमें ऐड हो जाएंगे। यहां अब विधायी कार्य की बात करूं, यहां आपका ऐड होता है, सबसे पहले होता है पार्लियामेंट, संसद होता है, संसद। संसद के पश्चात आपको देखने को मिलता है राज्यसभा, देन आपको देखने को मिलता है लोकसभा, देन संसद के अधिकारी, देन संसद के अधिकारी यानी ऑफिसर्स, ऑफिसर्स, और फिर इसकी प्रक्रिया, और इसकी प्रक्रिया यानी प्रोसीजर, प्रक्रिया या प्रोसीजर, प्रक्रिया या प्रोसीजर आपको यहां देखने को मिलता है। न्यायपालिका के अंदर आपको देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर, ठीक है, फटाफट नोट करिए। और सबसे पहले आज हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं, राष्ट्रपति के बारे में बात करने वाले हैं, फटाफट नोट करो। ठीक है, तगड़े तरीके से फटाफट से बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, बताओ। ज्ञानेन्द्र, हेलो, कैसे हैं आप? आज बस ठीक है जी, कल संडे था तो मैं लाइब्रेरी नहीं गया था, मैं घर के 10 किलो घी का डिब्बा खिंड गया, मेरे पापा ने मेरी सुताई कर दी। ठीक है, अच्छा। यहाँ भाई एक छोरा है वो ऐसे ही कह रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट करते ही बता दो, नोटेड।
हाँ भाई, कर दिया नोट, बहुत तगड़ा काम। अरे वो क्लास आपकी सेट करा रहा था, वो सुपर 5000 बैच है मेरा, और जो मेरा स्पेशल बैच है ना, उसमें क्लास हल्की सी नहीं चल पा रही थी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइमिंग का इशू आ जा रहा था, और इसी वजह से मैंने उस बैच के टाइमिंग को ऐसा सेट कराया कि वो क्लास रोज चले और आपकी क्लास भी रोज चले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। हेडिंग डालिए आप तो खाली प्रेसिडेंट। हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत जोर का आदमी होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्यों होता है, कैसे होता है, यह पद कहां से लिया गया है, इस सारे बारे में जानकारी हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रपति को ही समझ लेते हैं, है ना। चलो, जैसे राष्ट्रपति आपको देखने को मिलता है तो आर्टिकल मैंने बता दिया कि भाई आर्टिकल 52 से 62 है, लेकिन ये राष्ट्रपति पद की व्याख्या करता है। आर्टिकल 52 से 62 जो है ना, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से राष्ट्रपति के लिए, नहीं, दरअसल ये केवल राष्ट्रपति पद की व्याख्या करता है ना, याद रखना, यह राष्ट्रपति पद की व्याख्या, राष्ट्रपति पद की व्याख्या करता है, ये राष्ट्रपति पद की व्याख्या करता है। ये बेसिकली है, ठीक है, डिस्क्राइब ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट, डिस्क्राइब ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट। जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है ना, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है वो प्रेसिडेंट के यहां से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां सबसे पहली बात यही होती है कि जो आर्टिकल 52 में फिर लिखा हुआ क्या है। आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी बात लिखी हुई है। ठीक है, वो भारत का पहला नागरिक होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होंगे, भारत के पहले नागरिक होंगे, ये पहले नागरिक होंगे, नागरिक होंगे, तथा यही जो है ना, यह सर्वोच्च संवैधानिक पद भी होगा, यह तथा यह भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद होगा, तथा यह भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद होगा, सर्वोच्च संवैधानिक पद होगा, संवैधानिक पद होगा, पद होगा। ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए। यहां मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देयर शैल बी ए पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी ए पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी एक राष्ट्रपति का पद होगा। देयर शैल बी पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कंसिडर्ड फर्स्ट सिटीजन, कंसिडर्ड फर्स्ट सिटीजन एंड इट्स हाईएस्ट पोस्ट, एंड इट्स हाईएस्ट पोस्ट, हाईएस्ट पोस्ट, ये चीज यहां पर लिखी हुई है। अब यहां मैं बहुत सारी चीजें स्पष्ट करूंगा कि भाई सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे यहां प्रेसिडेंट यहां पर बताया गया, तो यह पद कहां से लिया गया है, ये पद लिया गया कहां से है। ठीक है, चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि राष्ट्रपति पद कहां से लिया गया। तो अगर मैं राष्ट्रपति पद की बात करूं, राष्ट्रपति पद संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है, संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है, संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है, संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। तो दिस इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का है हिस्सा। ये किसका पार्ट है भाई, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा है। ठीक है, चलो, दिस इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा है। और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हमने पिक किए हैं ब्रिटेन से। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हमने कहां से लिए, ब्रिटेन से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए। तो ऑब्वियसली बात यहां ये होती है कि इसका मतलब राष्ट्रपति के पद का जो वास्तविक, जो आप कह सकते हैं कि भाई इसका उद्धकरण जो है, जो बेसिकली लिया गया है, ठीक है, तो ये टर्म जो लिया गया दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, मैं ठीक हूं, आप बताओ कैसे हो, आई वाज मिसिंग तो काइंड ऑफ सेइंग दिस। ठीक है, तो अब फटाफट ध्यान से इसमें देखेंगे, ब्रिटेन की बात यहां पर की गई है। ठीक है, चलो, तो भाई अगर हम यहां पर ध्यान रखें, इस चीज को थोड़ा समझें, ठीक है, तो एक बात आपको पता लगेगी, चलो राष्ट्रपति का पद तो यहां से ले लिया, लेकिन राष्ट्रपति पद की शक्तियों का विस्तार वो कहां से लिया गया है। राष्ट्रपति पद की शक्तियां, राष्ट्रपति पद की शक्तियां, पद की
शक्तियों का विस्तार कहां से लिया गया है? शक्तियों का विस्तार, शक्तियों का विस्तार कहां से लिया गया है? ठीक है, यानी जो पावर एक्सपेंशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट पावर एक्सपेंशन। तो जो प्रेसिडेंट पावर एक्सपेंशन है हम उसकी बात कर रहे हैं, पावर एक्सपेंशन। तो प्रेसिडेंट का जो पावर एक्सपेंशन है हम उसकी अगर हम बात करें तो वो हमने कहां से लिया है? तो उसके लिए आपको याद रखना है कि ये लिया है हमने अमेरिका से। तो पावर एक्सपेंशन हमने लिए हैं अमेरिका से। तो बहुत सारी चीज इसमें आती हैं। इसके अंदर अब अमेरिका से जैसे महाभियोग लिया है वो अमेरिका से लिया है। तो अमेरिका यानी दैट इज कॉल्ड एज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये यहां से लिया गया है। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर बात है समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आर्टिकल 52 में। अब आर्टिकल 52 के अंदर जैसे एक टर्म पूछा गया कि ये भारत का कंसीडर्ड फर्स्ट सिटीजन होता है। अब जो भी मुझे इसका आंसर देगा ना सही कि ये पहला सिटीजन क्यों होता है, ठीक है, मैं हर बैच में पूछता हूं, इस बैच में पूछ रहा हूं कि जो मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर देगा ये पहला सिटीजन क्यों होता है, मैं उसको स्पेशली डेडिकेट करके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हाँ भाई मजा ही आवा दिया इस छात्र ने और बहुत क्लियर तरीके से इसमें आंसर जो है बताया है। अब इसके अंदर आपको बताना होगा, इंस्टाग्राम पे बता सकते हो G77 पे आप मैसेज कर देना। सर एंशिएंट हिस्ट्री जो है मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, आपको एंशिएंट हिस्ट्री जो है मिल जाएगी, टेंशन मत लो, मेरे द्वारा ही मिल जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, चीजों में समय लगता है लेकिन सारी चीजें होंगी, टेंशन मत लो। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, पर होगा, अवश्य होगा। ठीक है, मैं अपने शब्द आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। अब कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, पूछा जा सकता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, चलो फटाफट बताइए, भारत के पहले राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति आपसे पूछे जा सकते हैं, पहले राष्ट्रपति कौन थे, आप बताएंगे कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट। पूछा जा सकता है भारत के पहले, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, पहली महिला राष्ट्रपति? मुस्लिम राष्ट्रपति, सिख राष्ट्रपति, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, सिख राष्ट्रपति कौन थे? आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, सबसे युवा, युवा कौन थे? ठीक है, चलो ठीक है, और पद पर रहते हुए पहले मृत्यु किसकी हुई, पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई? वर्तमान में कौन है, क्रम कौन सा है? वर्तमान में कौन है, क्रम कौन सा है? वर्तमान में कौन है, क्रम कौन सा है? तो ये कुछ आपके सवाल हैं, 7 एक सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। ठीक है, चलो हम सबके फटाफट से बात कर लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद। पहली महिला प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। इन्होंने कोई बड़ी नीति नहीं लेकर आई, इनका जो टेन्योर है बेकार रहा था ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है, चलो पहले मुस्लिम की बात करो, दैट इज जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पद पर रहते हुए भी मृत्यु इन्हीं की हुई थी। ठीक है, चलो भारत में वर्तमान तक 3 बार मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं और 2 बार ऐसा हुआ है कि वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए। पहले सिख आपको देखने को मिलते ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, सबसे युवा आपको देखने को मिलते नीलम संजीवा रेड्डी। सबसे युवा की अगर मैं बात करूं तो वो आपको देखने को मिलते नीलम संजीवा रेड्डी। अगर मैं सबसे युवा की बात करूं तो वो आपको देखने को मिलते हैं नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। यंगेस्ट नीलम संजीवा रेड्डी। आंध्रा से आपको देखने को मिलते हैं, ये आंध्रा से आपको देखने को मिलते हैं। पद पर रहती हुई मृत्यु जैसे मैंने बताया जाकिर जी ही हैं। वर्तमान में आपको देखने को मिलती है 15th नंबर की देखने को मिलती है द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। कहां से बिलोंग करती हैं? ओडिशा से बिलोंग करती हैं।
वैसे ये रह चुके हैं, ओडिशा के मयूरभंज से रिलेट करते हैं, लेकिन ये झारखंड की गवर्नर रह चुके हैं, झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। ठीक है, यहां तक ही बहुत बढ़िया। राजेंद्र प्रसाद जी कहां के हैं? बिहार के हैं। ठीक है, चलो। प्रेसिडेंट कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल करता है। अब आर्टिकल 52 अगर समझ में आ गया तो 53 पे चलेंगे अब हम। फटाफट से बता दीजिए अगर आप इसे नोट कर चुके हैं तो। सब बढ़िया, शाबाश। सब सेट हो जाओ, सेट हो गया भाई, ये लो। बहुत बढ़िया। ठीक है, अरे मेरे बैच के बारे में खुशी इंफॉर्मेशन ये है कि वो करियर विल के ऊपर अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं आपके ऊपर। ठीक है, अरे सिंह साहब, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़िए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या लिखा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यकारी प्रमुख होगा। आर्टिकल 53, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो केंद्र का कार्यकारी प्रमुख होगा, केंद्र का कार्यकारी प्रमुख होगा, प्रमुख होगा। President will be executive head of center. President will be executive head of center, यानी केंद्र का होगा ये एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, अध्यक्ष होगा। ठीक है, चलो। सेकंड इंपॉर्टेंट बात तो ये होगी, चलो भारत के राष्ट्रपति केंद्र के कार्यकारी प्रमुख होंगे। इसमें भी एक फंक्शन आता है कि जैसे अगर आपसे कोई पूछे डिजूर प्रमुख हेड कौन है, ये लैटिन भाषा का वर्ड है डिजूर। डिजूर एक शब्द है जो लैटिन भाषा का है, लैटिन लैंग्वेज का है ये। तो अगर आपसे लैटिन में पूछे कि डिजूर हेड कौन है, इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर प्रमुख कौन है, कानूनी प्रमुख कौन है। तो भाई कानूनी प्रमुख आपको देखने को मिलता है, दैट इज प्रेसिडेंट। लेकिन अगर यहीं पे ये कहानी पूरी बदल जाए और ये आपसे कहने लगे डिफैक्टो या डी प्रैक्टो, इसका मतलब है वास्तविक कौन है, इसका मतलब वास्तविक प्रमुख कौन है। तो अगर आपसे कोई वास्तविक प्रमुख पूछे, वास्तविक प्रमुख आपसे पूछे, वास्तविक प्रमुख, तो आपको देखने को मिलता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। जी हां, बिल्कुल है सचिन। अब अगला आता है आर्टिकल 54। अब नेक्स्ट आपको आर्टिकल 54 देखने को मिलता है, आर्टिकल 54 आपको देखने को मिलता है। दैट इज ऑल्सो ए वेरी स्पेसिफिक एंड ए जेन्युइन पॉइंट। आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 किस बारे में बात करता है, क्या बात करता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। यह बात करता है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ये क्या है, इसका मतलब देखो यहां पर बताया गया है जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में सब भाग नहीं लेते हैं, आप हम सब ऐसे भाग नहीं लेते। इसके लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल बनाया जाता है और इसमें वही भाग लेते हैं जो आपको यहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो। अब इसके अंदर वही देख लीजिए कि भाई निर्वाचन हेड आपको किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक समझते हैं कि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक लोग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो। कौन कौन होते हैं वो देख लीजिए। 3 प्रकार के विभिन्न विभिन्न लोग इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो। और उन तीनों की हम बात कर लेते हैं। बताइए कौन कौन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, इलेक्टेड मेंबर्स। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य। द पॉइंट इज कि
इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं आज की डेट में? इलेक्टेड मेंबर्स आज की डेट में सबके सब इलेक्टेड हैं, तो 543 तो ये लोग जो है भाग लेंगे। ठीक है, 543 तो ये लोग जो है भाग लेंगे ही लेंगे। इसके बाद राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर, इसके बाद राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर्स। तो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स कौन है? यहां के जो निर्वाचित हैं वो यहां पे भाग लेंगे। और वो कितने हैं भाई? 233 हैं वर्तमान में। कितने? 233 है वर्तमान में। जो 12 सदस्य होते हैं ना, 12 राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त, वो इसमें भाग नहीं लेते। वो पॉइंट मैं यहां लिखना चाहता हूं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 12 सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 12 सदस्य भाग नहीं लेते। 12 सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, दे डू नॉट टेक पार्ट, तो वो 12 सदस्य उसमें भाग नहीं लेते। क्लियर? इसके पश्चात जो लास्ट है विधानसभा के बारे में है, तो भाई विधानसभा के सभी एमएलए इसमें भाग लेते हैं। विधानसभा के एमएलए इसमें भाग लेते हैं। ऑल स्टेट्स, हर एक राज्य से भाग लेते हैं। अच्छा, इतना नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि सब स्टेट से लेते हो, इसमें कुछ चीजें हैं जो चेंज आपको होती देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, वो भी थोड़ा समझिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, यहां विधानसभा के एमएलए भाग लेते हैं सब राज्य से, लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट होता है। 77वां संशोधन 17 सीए जो हुआ था 1992 में, क्लियर किया गया दिल्ली और पुडुचेरी के जितने भी विधायक होंगे वो भी इसमें भाग लेंगे। विधायक टेक पार्ट। और वो कितने होते हैं? जैसे यहां के तो भाई 70 विधायक और यहां के 30 विधायक इसमें भाग लेंगे। नोट करो। हाँ भाई, क्या कह रहे हो भला? सर लोकसभा राज्यसभा के बारे में बता दो। अगर सारी चीज यहां बता दूंगा फिर आर्टिकल 79 में क्या बताऊंगा भाई? भाई लोकसभा राज्यसभा में आर्टिकल 79 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो आगे आएगा। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग अजमत। ठीक है, तो ये आर्टिकल 54 के बारे में जो चीजें मैंने आपको यहां स्पष्ट करी, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आई बात समझ में? नोटेड, शाबाश। आगे बढ़े, खींचे मीटर, सैड हो जाओ। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 55 की तरफ। ये तो 54 हो गया। ठीक है, तो आर्टिकल 55 की तरफ बात करते हैं। नोट्स यही पर्याप्त होंगे, एकता नोट्स यही पर्याप्त होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 55 जो आपने पहले बना रखे मेरी क्लासों में से ही, वो पर्याप्त है, टेंशन मत लो। अब आर्टिकल 55 की बात करते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगी, कहने की बात है इलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। इलेक्शन प्रोसीजर आपको क्या देखने को मिलता है? तो इलेक्शन प्रोसीजर को कहा जाता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली। क्या कहा जाता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। सिंगल
ट्रांसफरेबल, प्रेफरेबल, इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। इनडायरेक्ट वोट सिस्टम ये आपको देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट वोट सिस्टम ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, तो कहने की बात क्या हुई कि ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली तो है ही। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें ना एक दो पॉइंट आपको और देखने को मिलते हैं, जैसे कि बताइए जरा। देखो मैं बताता हूं, इसको ना डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है वो इनडायरेक्ट है, बोल सकते हैं कि अप्रत्यक्ष है। वो अप्रत्यक्ष का तरीका होता है ये, बेसिकली अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट होती है ये, एक तरीके से इनडायरेक्ट आपको ये देखने को मिल जाती है। कैसी? इनडायरेक्ट। ओके सर, समझ गए सर। ये प्रक्रिया क्या भारत में पहले से थी? क्योंकि भारत में जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम उसको बोलते हैं। बट यहां अगर हम देखें कि इनडायरेक्ट की अगर हम बात यहां पर कर रहे हैं, तो द मेथड दैट हैज बीन टेकन, यह जो प्रक्रिया है ये आयरलैंड से ली गई है। प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। अब अगर मैं वही बात करूं, दिस इज ए आयरिश प्रोविजन। कैसा है? आयरिश प्रोविजन आपको देखने को मिलता है। ये प्रोविजन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोविजन इट इज आयरिश प्रोविजन। ओके, दूसरी बात ये होती है कि इसमें मतलब क्या होता है, इसमें क्या कुछ स्पेशल बातें होती हैं। ठीक है, स्पेशल बातें होती हैं, जैसे कि अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए प्रक्रिया है कि वोट वैल्यू का सिस्टम होता है। इसमें एक क्या होता है, मत कीमत का एक आधार होता है। मत कीमत, मत कीमत का आधार होता है। कहने की बात है यहां वोट वैल्यू का एक सिस्टम होता है, वोट वैल्यू। तो वोट वैल्यू के सिस्टम को हम समझाने की कोशिश करते हैं। बताइए सर, वोट वैल्यू के सिस्टम में आपको देखने को मिलता है कि एक विधायक है, एक विधायक है, तो उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये विधायक है, विधायक के बारे में समझते हैं। विधायक का वोट वैल्यू क्या होगा, इसको बोलते हैं एमएलए। एक एमएलए का वोट वैल्यू क्या होता है भाई, जितनी भी उस राज्य की जनसंख्या, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ठीक है। मत कीमत एक विधायक की अलग होती है और एक मत कीमत एक एमपी की अलग होती है, एक सांसद की अलग होती है। सांसद यानी एक एमपी की अलग होती है। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए सर। ये क्वेश्चन इस बार जीडी एग्जाम में आया था। अच्छा, अरे तो हाँ आया होगा, काफी आता है भाई। इसमें आप लिख लीजिए कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, क्योंकि एमएलए तो राज्य में होते हैं, तो राज्य की कुल जनसंख्या जितनी भी हो बटे विधायक, जितने भी वहां पर विधायक हों, जितने भी वहां पर एमएलए हों, मल्टीप्लाई बाय 1/1000। ठीक है जी हाँ। प्लस यहां एक एमपी की वोट वैल्यू कैसे होती है, कुल विधायकों की वोट वैल्यू, कुल विधायक वोट वैल्यू, कुल विधायक वोट वैल्यू। तो जितनी भी विधायकों की वोट वैल्यू होती है वो, उसको हम डिवाइड करते हैं कुल एमपीओ से। कुल एमपी यानी कुल जितने भी सांसद होते हैं उन सब से अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो वोट वैल्यू निकल कर आएगी वो यहां स्पष्टीकरण दिखाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसमें समझिए संतोष कि मैटर क्या है। मैटर यह है कि अगर कोई एक एमएलए है, ठीक है, उसकी वोट वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। उदाहरण लेते हैं हम, किस चीज का उदाहरण लेते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं, हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं। हरियाणा में कुछ एमएलए कितने हैं भाई, एमएलए है 90। ठीक है, एमएलए 90 हरियाणा में। ठीक है, यूपी में कितने, यूपी में 403 है। राजस्थान में कितने, 200 हैं। ठीक है, और 294 है वेस्ट बंगाल में। बिहार में 224 के आसपास है। तो ऐसे एमएलए की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो मान के चलो जनसंख्या है यहाँ की 1,80,00,000। मान ली हमने 1,80,00,000 जनसंख्या है, विधायक कितने, 90 हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/1000। तो 3 और एक 4 जीरो, 3 और एक 4 जीरो, यहां बचा 1800। 900 से काटेंगे 200, तो एक हरियाणा के एमएलए की वोट वैल्यू होगी 200। बताइए कितनी होगी वोट वैल्यू, 200। सांसद की वोट वैल्यू लगभग फिक्स होती है। ठीक है, लास्ट इलेक्शन में, ठीक है, पिछले चुनाव में ये वोट वैल्यू कितनी थी, पिछले चुनाव में
पिछले चुनाव में एक एमपी की जो वोट वैल्यू थी वो लगभग 700 के आसपास थी, 700 अप्रोक्स थी। ये थी 700 प्लस 4.45 थी, 700.45 थी, तो लगभग मान के चलो 700 के अप्रोक्स थी। ठीक है, क्या होता है वोट वैल्यू का वो भी मैं स्पष्ट करूंगा, परंतु पहले आप ये समझिए, इसकी निर्वाचन प्रक्रिया में मत कीमत का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए, ये मत कीमत का एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं यहां बताना चाह रहा हूं, कृपया करके इसको समझ लीजिए। इसके पश्चात हम बात करेंगे एक और दूसरी बात पर, वो बेसिकली है क्या। वो बेसिकली ये है कि यहां पर एक न्यूनतम विजेता अनुपात भी होता है। ठीक है, चलो, उसको बोलते हैं मिनिमम विनिंग कोटा। मिनिमम होता है मिनिमम विनिंग कोटा, मिनिमम विनिंग कोटा, विनिंग कोटा, मिनिमम विनिंग कोटा। ठीक है, चलो, न्यूनतम विजय अनुपात होता है। ठीक है, न्यूनतम विजय अनुपात होता है, न्यूनतम विजय अनुपात वो कितना होता है कि जब तक किसी भी कैंडिडेट को 50% प्लस एक वोट नहीं मिल जाएंगी तब तक कैंडिडेट को हम विजेता घोषित नहीं कर सकते। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। क्या ये पॉलिटी जीडी के लिए सही है? बेटा मैं क्या बोलूं तुमसे, दुर्गा, इतना अच्छा नाम है आपका, लेकिन क्या बताऊं, आपने इस तरीके का सवाल करके अपनी पूरी इमेज मेरी नजरों में खराब कर ली। क्या बोलूं मैं आपसे, ये किस पेपर के लिए आप पढ़ सकते हैं? मैं बता ही नहीं पा रहा हूं, मेरे पास शब्द नहीं मिल पा रहे, मैं आपको क्या बोलूं। अब शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि हाँ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बाकी आप सभी को समझ में आया? अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं अभिषेक, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। चलो बताता हूं आगे कैसे बढ़ना है। थैंक यू संतोष। अब यहां पे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले कुछ और चीजें आपको समझनी होंगी। ठीक है, चलिए। चलो, एग्जाम्पल से पहले कुछ चीजें समझनी होंगी, जिससे पहले कि मैं इस एग्जाम्पल को ही एलैबोरेट करूं, कुछ और बातें आपको समझनी होंगी। अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, किस चीज का चुनाव? राष्ट्रपति का चुनाव, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें जो है दिक्कत आपकी दे सकती हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। इंट्रोड्यूसर एंड एक्सेप्टर, इनकी जरूरत होती है। कैसे काम करते हैं ये लोग? मतलब पहले ना शुरुआती तौर पर जो 50 लोग होते हैं, ठीक है, चलिए, कहने की बात ये होती है कि शुरुआती तौर पर ये सारे के सारे पहली बात सांसद होते हैं, ये सांसद होते हैं। तो 50 ऐसे लोग होंगे जो प्रत्यक्ष तौर पर जाके चीफ इलेक्शन कमीशन में जाकर इस चीज को समझाएंगे। मतलब 50 प्रस्तावक ये क्या करेंगे, एक व्यक्ति का जो भी नाम होगा उसके बारे में, जैसे कोई व्यक्ति है, एक लेटर बनाएंगे, उसमें लिखेंगे ये आदमी ऐसे ऐसे चुनाव लड़ना चाहता है, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको वेरीफाई करेगा कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता, और अगर वो चुनाव लड़ सकता है तो उसके जो लेटर को भेजेंगे फिर दोबारा से संसद में। तो जब ये संसद में पहुंचता है तो यहां पर 50 अनुमोदक चाहिए जो इस चीज को एक्सेप्ट करें, अनुमोदक चाहिए जो इस चीज को एक्सेप्ट करें। तो 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक सांसद होने चाहिए। अगर ये प्रोसेस हो जाती है तो ही वो व्यक्ति जो है, तो ही वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वही व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है।
तो प्रस्तावक आपके नाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजेंगे, चुनाव आयोग इसको बोलते हैं आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग को नाम भेजेंगे, चुनाव आयोग फिर उस नाम को संसद में भेजेगा, संसद में 50 सांसद मिलकर उसको पास करेंगे। अगर ऐसा होता है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। हलवा नहीं है चुनाव लड़ना, 50 और 50 यानी 100 सांसदों से आपके लिंक होने चाहिए, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तुम्हें तो हलवा लग रहा होगा है। चलो, रुपए कितने देने पड़ते हैं, सिक्योरिटी कितनी है इसमें, सिक्योरिटी भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है इसमें 15,000, जिसको बोलते हैं जमानत। तो जमानत कितनी जमा होती है, जमानत होती है जी यहां पर 15,000 रुपया। और बड़ी बात यह है कि भले ही 15,000 होती है, लेकिन अगर आप 1/6 वोट रिसीव नहीं कर पाते हो तो जमानत जब्त हो जाती है। अगर आप 1/6 वोट 1/6 वोट रिसीव नहीं करते, अगर आप रिसीव नहीं करते, देन ऐसी कंडीशन में जमानत जब्त हो जाती है, जमानत जब्त। आपके 15,000 रुपए आपको वापस नहीं मिलते। ठीक है, चलिए। जो व्यक्ति प्रस्तावक है वो अनुमोदक नहीं हो सकता, जो अनुमोदक है वो प्रस्तावक नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग लोग होते हैं, यानी 100 सांसद होने चाहिए। अब आपने सुना होगा कि इसकी जो वोट सिस्टम है उसको हम ऐसे क्यों बोलते हैं, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल वोट सिस्टम क्यों बोलते हैं, सिंगल ठीक है, चलो जुकाम, हाँ एग्जैक्टली ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल वोट सिस्टम, वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, तो एकल संक्रमणीय अनुपातक मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, अनुपातिक मत प्रणाली, मत प्रणाली। ठीक है, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे किस तरीके से बातें चलती है। मान के चलो 3 लोग हैं, अल्फा बीटा और गामा, इलेक्शन में खड़े हुए, ठीक है। चलिए, अब अगर हम यहां पे इलेक्शन में खड़े होते हैं और एक कैंडिडेट है जिसका नाम है, ठीक है, या एक कोई विधायक है, हरियाणा का विधायक है, हरियाणा का, ठीक है, एक विधायक है यूपी का, एक राजस्थान का विधायक है यूपी, एक बिहार का है विधायक है बिहार का, एक है राजस्थान का विधायक है राजस्थान का, और एक यहां पर एक व्यक्ति देखने को मिलता है आपको, एमपी देखने को मिलता है जो सांसद है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब अगर मैं बात करूं विधायक की, इसकी वोट वैल्यू कितनी है 200, इसकी वोट वैल्यू कितनी है 400 यूपी से, इसकी 300 वोट वैल्यू और इसकी भी 300 वोट वैल्यू है, या 350 मान लो, ये होगी वोट वैल्यू। ठीक है, चलो अब कहने की बात यह है कि इसकी 200 जो वोट है ना, वो एक व्यक्ति को ऐसे नहीं जाएगी, वो जाएगी घूमती हुई, मतलब जितनी वोट जिसको देना चाहे। इसके हिसाब से ये कह रहा है कि भाई मैं चाहता हूं बीटा बने, तो 100 वोट इसको, 40 इसको, 60 इसको। इसका मतलब क्या हुआ, ये चाहता है कि सबसे ज्यादा बीटा बनना चाहिए, बीटा नहीं बन पाए तो गामा बने, गामा नहीं बन पाए तो अल्फा बने। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये कह रहा है कि नहीं, मैं चाहता हूं कि ये बने, और अगर ये नहीं बन पा रहा है फिर बीटा बने, नहीं तो फिर ये बने। ठीक है, वोट सेम नहीं होनी चाहिए। विधायक बिहार वाला कह रहा है कि नहीं, हम चाहते हैं कि 200 वोट इसको दे दें, ये बने, नहीं तो फिर ये बने, नहीं तो फिर ये बने। ठीक है, या एक सेकंड, इसको करना पड़ेगा 60 और इसको कर देंगे 40, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, चलो ठीक है सर। फिर कहने की बात है, ये कह रहा है कि भाई 60 इसको, 40 इसको, बची हुई कितनी वोट है, 6 4 10, बची हुई 250 वोट इसको। एक सांसद के पास होती है 700 वोट, 700 में से वो क्या कर रहा है, ठीक है, 400 वोट इसको दे रहा है, ठीक है, 200 इसको दे रहा है और 100 वोट इसको दे रहा है। तो ये प्रेफरेंस हो गया ना। लेकिन अब होगा इनका कैलकुलेशन, तो कितनी होगी, 6 4 10 मतलब 100, 500, 600, 700, 750। इसकी वोट कितनी होगी भाई, 6 4 10 यानी 100, 250, 350, 550। इसकी कितनी होगी, 100, 300, 400, 650। तो ये आ गई भाई इनकी वोट। ठीक है, ये इनकी वोट आ गई।
अब इसमें से इलेक्शन कौन जीता, अब हम टोटल वोट भी तो देख ले कितनी है, 7, 3 10, ठीक है 7, या फिर ऐसा करो 3 4 2 6 3 9 3 12 7 2 9 950, 1950 वोट है टोटल। अब 1950 का आधा कितना आएगा, 50% प्लस 1 कितना है सर जी, इसका हो जाएगा आप मान के चलिए 16 9 9 18 950, 951, 951 हो जाएगा इसका आधा, 951, 951 हो जाएगा इसका 50% प्लस 1, तो इसका 50% प्लस 1 कितना हो जाएगा 951। क्या 951 वोट किसी को मिली है, नहीं मिली, तो इलेक्शन कौन जीतेगा, नहीं जीतेगा, क्योंकि मिनिमम वोट कोटा कोई पूरा ही नहीं कर पा रहा। तो जिसकी वोट सबसे ज्यादा कम होंगी ना, जिसकी वोट सबसे ज्यादा कम होंगी उसकी वोट कैंसल हो जाएंगी, और ये 550 जो वोट है ये ट्रांसफर हो जाएंगी, ट्रांसफर किसको, थोड़ी इसको और थोड़ी इसको, और जब बैठेंगे तो फिर अल्फा इस इलेक्शन को जीत जाएगा, सॉरी गामा इस इलेक्शन को जीत जाएगा। बात ही समझे, ठीक है। हल्का सा अभी आपको हो सकता है कि ये चीज समझ में नहीं आई हो, तो कल की क्लास में हम इसी एग्जांपल से चीजों को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया लगा आपके साथ यहां क्लास में जुड़कर। अब आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट होने जा रही है कहां पर वाला, जीत राणा जीएस नाम के यूट्यूब चैनल पर, और वहां पर मैं जाके हिस्ट्री के 100 दमदार क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मात्र 3 मिनट के बाद। तो अगर आप तगड़े तरीके से आरपीएफ के लिए हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो बहुत बड़े लेवल पर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज हिस्ट्री, और तगड़े तरीके से आपसे वहां मुलाकात करेंगे मात्र 3 मिनट के बाद। तो तगड़े तरीके से बताओ ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं तो सीधा मिलते हैं आपसे क्लास में तगड़े तरीके से, ठीक है। 50 976 हो गएगा, हाँ ठीक है 976 होएगा, 51 नहीं है, मैंने एक नंबर तो जोड़ा ही नहीं, 50 जो ऊपर का 50 तो छोड़ ही दिया, तो 976 होएगा। तो 976 वोट क्या किसी को मिली, नहीं मिली। ऋषभ नाम का एक छोरा है, वो कॉल करने के कब है भाई, जो है आप कदेविल ऑनलाइन अगर चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है टेंशन मत लो। ऑफलाइन बैच लेना था, आप दिल्ली में है भाई, टेंशन मत लो, आप मेरा नाम लेके भी बोल देंगे तो आपको जितना भी कुछ हो पाएगा वो हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बहुत बढ़िया, बड़ा बढ़िया लगा आपके साथ मिलकर, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बढ़िया।